नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में चल रहे धर्म परिवर्तन केस से जुड़ी पुलिस का कहना है कि कम उम्र के लड़कों को गेमिंग ऐप के जरिए गुमराह कर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण का यह खेल 3 चरणों में होता था और यह पूरा खेल फोर्टनाइट नाम की एक मोबाइल ऐप के जरिए किया जाता था। यही वो गेम थी जिस पर धर्मांतरण करवाने वाले गैंग के कुछ मेंबर गेम खेलने के लिए ऐप पर आते थे। फिर गेम के अलग अलग स्टेज पर कुरान की आयतें पढ़वाई जाती थी। युवाओं को गुमराह कर उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज अपनाने पर मजबूर किया जाता था और फिर भगोड़े मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक के वीडियो भी दिखाए जाते थे। यह पुलिस का कहना है। लेकिन अब उस गेमिंग ऐप का इस्तेमाल करके धर्म परिवर्तन करवाने वाले गैंग का पर्दाफाश हो गया। इस मामले में पुलिस ने एक मौलवी को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम मुंबई भेजी गई। कुछ दिन पहले पुलिस को शिकायत मिली थी कि गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा था। इसकी शिकायत गाजियाबाद के एक परिवार ने की थी, जिसमें बच्चे के परिवार ने आरोप लगाया कि बच्चा रोजाना 5 बार जिम जाने के बहाने नमाज पढ़ने मस्जिद जाता था। जिसके बाद उसका फोन और लैपटॉप देखा गया तो उसमें इस्लाम धर्म से जुड़ी कई चीजें मिली। इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने 3 बच्चों से पूछताछ की। जांच में पता चला कि आरोपी 3 चरणों में बच्चों का धर्मांतरण करवाते थे। पहले स्टेप में बच्चों को फोर्टनाइट ऐप पर ऑनलाइन गेम खिलाई जाती थी। अगले स्टेप पर जाने के लिए बच्चों को कुरान पढ़ाई जाती थी। जिसके बाद डिस्कॉर्ड ऐप पर मुस्लिम लड़के हिंदू लड़कों से बात करते थे और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने के लिए उकसाते थे। और आखिरी स्टेप में बच्चों को विवादों में रहे मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक के वीडियो दिखाए जाते थे। वहीं गेमिंग ऐप के जरिए धर्म परिवर्तन के मामले में यूपी सरकार ने एक्शन लिया और एक कमेटी बनाने का फैसला किया जो इस मामले की जांच करेगी। और इसकी जानकारी यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने दी, जिन्होंने बताया कि धर्म परिवर्तन का मामला बहुत गंभीर है। ऐसे में इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो जल्द से जल्द मामले की जांच पूरी करेगी। स्थानीय स्तर पर एक कमेटी बनाकर अधिकारियों की जांच करा के तत्काल 1 सप्ताह में कार्रवाई करेगी। उन्होंने बताया कि मस्जिद को टारगेट बनाकर इस तरीके के काम किए जा रहे थे। ऐसे में यूपी सरकार इस मामले में कड़ी कार्रवाई करेगी। साथ ही उस मस्जिद की भी जांच करेगी जहां धर्म परिवर्तन के लिए नाबालिग बच्चों को उकसाने का आरोप लगा। उधर दिल्ली के नजदीक यूपी के गाजियाबाद से चल रहे धर्म परिवर्तन गिरोह के तार पाकिस्तान से भी जुड़े थे। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह 4 नाबालिग लड़कों का धर्म परिवर्तन करवा चुका है। इस मामले में पुलिस ने अब्दुल रहमान नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके साथ ही शाहनवाज को पकड़ने के लिए पुलिस की एक टीम महाराष्ट्र के ठाणे पहुंच गई। जांच के दौरान पुलिस को इस बात के भी सबूत मिले कि धर्म परिवर्तन गिरोह के तार पाकिस्तान से जुड़े थे। पुलिस का कहना है कि कम उम्र के लड़कों को बरगलाने के लिए गिरोह से जुड़े लोग भगोड़े जाकिर नाइक के वीडियो उन्हें दिखाते थे। पुलिस का आरोप है कि वीडियो के जरिए कम उम्र के नौजवानों का ब्रेन वॉश किया जाता था। इस पे साइबर हमारी टीम लगी हुई है, तो हम लोग को कुछ ऐसा लग रहा है, लिंक्स लग रहे हैं कि अक्रॉस बॉर्डर भी कुछ इसमें इनपुट है। फिलहाल पुलिस इस गैंग से जुड़े तमाम लोगों की धरपकड़ में लगी है। साथ ही इस बात की भी जानकारी जुटाई जा रही है कि कैसे इस गिरोह को पाकिस्तान से मदद मिल रही थी। इस बीच राजस्थान के उदयपुर से पुलिस ने हिंदू लड़कियों की जानकारी बेचने वाले संजय सैनी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का आरोप है कि संजय सैनी एक हैकर है और उसने करीब 15 लाख हिंदू लड़कियों का डेटा मुस्लिम देशों को बेच दिया, जिसके लिए उसने महिलाओं के कपड़े ऑनलाइन बेचने की एक कंपनी के सर्वर को हैक किया। और आरोप है कि उसके बाद उसने करीब 15 लाख लड़कियों की पर्सनल जानकारी चुरा ली। बाकायदा 24 अप्रैल को संजय सैनी ने कंपनी को मेल भेजकर इसकी जानकारी भी दी। पुलिस का आरोप है कि बाद में उसने ये डेटा मुस्लिम देशों को बेच दिया। यही नहीं, पुलिस का यह भी कहना है कि संजय डेटा लीक करने की धमकी देकर कंपनी को ब्लैकमेल भी कर रहा था और वो कंपनी से $1500 यानी भारतीय रुपयों में करीब 1.25 लाख रुपए वसूल तक कर चुका है। हालांकि बाद में कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने संजय को उदयपुर से गिरफ्तार कर दिया। इधर मध्य प्रदेश के दमोह में छात्राओं के हिजाब वाले पोस्टर से चर्चा में आए स्कूल से एक नया मामला सामने आया। आरोप है कि दमोह के उस स्कूल में 3 शिक्षकों का धर्मांतरण कराया गया, जिनमें उस स्कूल की प्रिंसिपल भी शामिल है। छात्राओं के हिजाब वाले पोस्टर मामले की जांच राज्य बाल आयोग की एक टीम को सौंपी गई थी और खुफिया सूत्रों का दावा है कि इस जांच के दौरान वहां शिक्षकों के धर्मांतरण की बात भी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान राज्य बाल आयोग की टीम को जो अहम दस्तावेज मिले उनमें स्कूल की प्रिंसिपल समेत 2 और शिक्षकों के धर्मांतरण का दावा किया गया। शिक्षक हमें मिले हैं प्राचार्य और 2 शिक्षक जो पहले कहीं ना कहीं हिंदू रहे और कन्वर्ट होकर उन्हें मुस्लिम बनाया गया है। इससे पहले दमोह के इस गंगा जमुना स्कूल पर बच्चियों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने का आरोप लगा था, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने उस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी थी। उधर ईरान ने समंदर में एक ऐसी फौज बनाने का ऐलान किया जिससे अमेरिका की टेंशन बढ़ गई। खबर है कि यूएई, सऊदी अरब और ओमान के साथ मिलकर ईरान एक बहुत बड़ी फौज तैयार करने की तैयारी में है, जिसका काम इन सभी देशों की समुद्री सीमाओं की हिफाजत करना होगा। पिछले हफ्ते ही यूएई ने अमेरिका की अगुवाई वाले एक सैन्य गठजोड़ से खुद को अलग किया था।
अमेरिका के लिए ये एक बड़ा झटका था, लेकिन अमेरिका को दूसरा बड़ा झटका इस नई फौज की गठन की खबर से लगा। ईरान की नौसेना के प्रमुख ने तो यहां तक दावा कर दिया कि इस नए गठजोड़ में सिर्फ यूएई, सऊदी अरब और ओमान ही नहीं बल्कि इराक, कतर, बहरीन, भारत और पाकिस्तान भी होंगे। हालांकि ईरान ने अपनी सुपर पावर फोर्स से जुड़ी कोई और जानकारी नहीं दी, लेकिन ईरान का यह ख्वाब भी अमेरिका की टेंशन बढ़ाने वाला है। जब से ईरान के साथ सऊदी अरब और यूएई की दोस्ती का चैप्टर शुरू हुआ है, पश्चिमी एशिया में अमेरिका के लिए सिर्फ बुरी खबरें आ रही हैं। उधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका सऊदी अरब को अपना सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम देगा। दावा है कि चीन और सऊदी अरब के बीच बढ़ती करीबी ने अमेरिका की चिंताएं बढ़ा दी हैं और इसीलिए अमेरिका एक बार फिर अपने पुराने साथी सऊदी अरब के साथ रिश्ते मजबूत करने में जुट गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका जल्द ही सऊदी अरब को जमीन से हवा में निशाना साधने वाला THAAD यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल लॉन्चर सौंपेगा। इस घातक एयर डिफेंस सिस्टम को बैलिस्टिक मिसाइलों का काल माना जाता है, जिसका रडार 1000 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगा सकता है। दोनों देशों के बीच पिछले साल अक्टूबर में हुई डील के मुताबिक अमेरिका से सऊदी अरब को 7 THAAD मिसाइल लॉन्चर मिलेंगे, जिनकी डिलीवरी जल्द ही शुरू हो सकती है। इधर उत्तर प्रदेश के आगरा में सड़क पर खुलेआम फायरिंग करके दहशत फैलाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस पिस्तौल से फायरिंग की गई थी उसे भी बरामद कर लिया गया। बताया गया कि गोली चलाने वाला आरोपी आगरा के मेयर का देवर है, जो बीच सड़क पर खुलेआम फायरिंग करता नजर आया था। उसके हाथ में पिस्तौल थी जिससे वो फायरिंग करता दिखा था। गोली चलाने का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, आगरा की पुलिस एक्शन में आ गई और फौरन फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इस शख्स की पहचान आगरा की मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा के देवर के तौर पर हुई, लेकिन बाद में आगरा की मेयर की तरफ से बयान आया कि उन्होंने अपने देवर को कई साल से देखा ही नहीं है और उन्हें जानती नहीं है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। उधर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में माफिया सरगना की मदद करने के आरोप में समाजवादी पार्टी के नेता के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला। अवैध घर को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें प्रशासन का बुलडोजर आरोपी के घर को तोड़ता दिखा। थोड़ी देर में बुलडोजर की मदद से पूरे मकान को ढहा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां प्रशासन के बड़े अधिकारी और भारी संख्या में पुलिस के जवान मौजूद रहे। मकान पर बुलडोजर चलवाने से पहले आरोपी के घर से सारा सामान बाहर निकाला गया। असल में एसपी नेता फराज खान पर जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और निखत अंसारी की मदद करने का आरोप है और नेशनल हाईवेज की जमीन पर बनाए गए उसके अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इस बीच उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 32 साल बाद कांग्रेस नेता अवधेश राय हत्याकांड में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 3 अगस्त 1991 को अवधेश राय की बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद उनके भाई और कांग्रेस नेता अजय राय ने मुख्तार अंसारी समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। इसी केस में 32 साल बाद वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। हम लोगों को विजय मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आसिम मुनीर पर साजिश रचने का आरोप लगा दिया। इमरान ने दावा किया कि उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में केस चलाने की तैयारी की जा चुकी है, क्योंकि आसिम मुनीर उनसे बदला ले रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इमरान खान ने अपनी सरकार के वक्त ISI चीफ के पद से आसिम मुनीर को हटा दिया था। यही वजह है कि 9 मई को पाकिस्तान में हुई हिंसा के बाद इमरान खान को फिर से अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। वहीं पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि इमरान खान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई नेता अफगानिस्तान और ईरान भाग गए। पाकिस्तान की सेना के सख्त रुख से ये सभी नेता डरे हुए थे और पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि डर की वजह से ही इमरान खान की पार्टी PTI के नेता अफगानिस्तान और ईरान भाग गए, क्योंकि 9 मई को हुई हिंसा में PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई नेताओं पर आरोप लगा था, जिसके बाद पाकिस्तान की संसद में हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर सेना के कानून के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। ऐसे में इमरान खान की पार्टी के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी, तो कई नेता देश छोड़कर अफगानिस्तान और ईरान भाग गए, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना इन नेताओं की तलाश अफगानिस्तान और ईरान में कर रही है। वहीं पाकिस्तान मीडिया का दावा है कि कुछ नेता ईरान से यूरोप के देश भी भाग गए। इस बीच इमरान खान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके नेता जल्द नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। पाकिस्तान की मीडिया का दावा है कि 100 से ज्यादा नेता इमरान खान की पार्टी छोड़ चुके हैं। मतलब इमरान खान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर खत्म होने का खतरा मंडराने लगा और पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक पार्टी छोड़ चुके नेता जल्द नई पार्टी बना सकते हैं और इसका ऐलान शनिवार या रविवार को हो जाएगा। साथ ही इस नई पार्टी का अध्यक्ष जहांगीर खान तरीन को बनाया जा सकता है। जहांगीर खान वही शख्स हैं जिन्होंने इमरान खान की पार्टी PTI को खड़ा किया था और उनके साथ अलीम खान और ओन चौधरी बराबर के हिस्सेदार थे। आरोप है कि इमरान जैसे ही पावरफुल हुए उन्होंने इन तीनों नेताओं को न सिर्फ पार्टी से निकाल दिया बल्कि उनके खिलाफ कई केस भी करवा दिए। अब जबकि इमरान की पार्टी बिल्कुल बिखर चुकी है, तो ये तीनों नेता PTI छोड़ने वाले लोगों के साथ नई पार्टी बनाने वाले हैं।
उधर रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच रूस की राजधानी मॉस्को के पास ड्रोन देखे जाने के बाद वहां की सेना ने कार्रवाई तेज कर दी। रूस ने दावा किया कि हाईवे पर ड्रोन बरसाए गए, जिससे देखते ही रूस की फौज ने मोर्चा संभाला और दोनों ड्रोन को मार गिराया। बताया गया कि मॉस्को से करीब 280 किलोमीटर की दूरी पर यह ड्रोन देखे गए, जिसके बाद इलाके में घेरेबंदी की गई और दोनों ड्रोन पर रूस की सेना के जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें तबाह कर दिया। हालांकि इस दौरान कोई विस्फोट नहीं हुआ। वहीं पिछले हफ्ते ही रूस ने मॉस्को में यूक्रेन के ड्रोन देखे जाने का दावा किया था, लेकिन रूस के इस दावे पर यूक्रेन ने साफ इनकार कर दिया था। इस बीच अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की अपने इलाकों से पुतिन की सेना को खदेड़ने के लिए सबसे बड़े हमले की तैयारी में है। रूस की सेना को सबक सिखाने के लिए ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों से खतरनाक हथियारों की डिमांड भी की है, ताकि जवाबी हमले के दौरान यूक्रेन की सेना को हथियारों की कमी न पड़े। रूस का दावा है कि उसकी सेना ने मारियोपोल, जापोरिजिया, डोनेस्क, लोहांस्क, खैरसोन और बखमुत पर कब्जा कर लिया, जबकि क्राइमिया 2014 से ही रूस के पास है। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया ने इस बात का दावा किया है कि ज़ेलेंस्की ने रूस के कब्जे से अपने इलाकों को छीनने का फैसला कर लिया है। और अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक रूस को खदेड़ने के लिए यूक्रेन ने पुतिन की फौज पर सबसे बड़े जवाबी हमले की तैयारी की है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि इस हमले के दौरान बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिकों की मौत हो सकती है। इधर लॉरेंस बिश्नोई गैंग और काला जठेड़ी गैंग को हथियारों की सप्लाई करने वाले मुकुंद सिंह नाम के बदमाश को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पंजाब का रहने वाला मुकुंद पिछले 6 महीनों से दिल्ली और पंजाब के अपराधियों को हथियारों की सप्लाई कर रहा था, जिसे 24 मई को पुलिस ने एक सूचना पर दिल्ली के सराय काले खां बस अड्डे के पास से गिरफ्तार कर लिया था। मुकुंद के पास से पुलिस को 25 पिस्तौल और 50 गोलियां भी मिली थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि वो विदेश में बैठे दिलप्रीत सिंह नाम के एक बदमाश के इशारे पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग और काला जठेड़ी गैंग को हथियारों की सप्लाई करता था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुकुंद ने पूछताछ में बताया कि वो 2 साल पहले दिलप्रीत के संपर्क में आया था और फिर वो पैसों के लिए हथियारों के अवैध कारोबार से जुड़ गया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि बाद में वो दिलप्रीत के इशारे पर एमपी के बुरहानपुर से हथियार खरीदकर अलग अलग गैंग को सप्लाई करने लगा। उधर उत्तराखंड के हरिद्वार में लॉरेंस गैंग के नाम पर वसूली करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि दोनों ने चोरी के फोन से कॉल कर 2 कारोबारियों से 20 लाख रुपए मांगे थे, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को धर दबोचा। साथ ही उनके पास से चोरी का मोबाइल फोन भी बरामद किया। इस पर हमने विशेष टीम बनाई थी, चूंकि 3 मुकदमे दर्ज हो गए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 2 दिन पहले उन कारोबारियों को कॉल करके 20 लाख रुपए मांगे थे। पैसे न देने पर उनके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। पुलिस आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर ये पता लगाने में जुट गई कि दोनों का लॉरेंस गैंग से कनेक्शन है या नहीं। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि दक्षिण चीन सागर में उस वक्त जंग छिड़ने की नौबत आ गई जब अमेरिकी जंगी जहाज के सामने अचानक चीन का एक युद्धपोत आ गया। दोनों जंगी जहाजों के बीच की दूरी सिर्फ 137 मीटर ही रह गई थी और ऐसा लगा जैसे समंदर में अमेरिका और चीन के बीच युद्ध भड़क जाएगा। अमेरिका की नौसेना की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें दक्षिण चीन सागर में चीन का एक जंगी जहाज अमेरिका के युद्धपोत के आगे चलता दिखाई दिया। एक वक्त ऐसा भी था जब दोनों जंगी जहाजों के बीच की दूरी 137 मीटर ही रह गई थी। इस घटना के बाद अमेरिका ने चीन पर समंदर में जंग के लिए उकसाने का आरोप लगाया, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब चीन और अमेरिका आमने सामने आए हों। कुछ रोज पहले भी दक्षिण चीन सागर के ऊपर अमेरिका और चीन के 2 विमान टकराते टकराते बचे थे और अब समंदर में जंगी जहाजों के बीच भिड़ंत होते होते रह गई। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन के रक्षा मंत्री ली शंगफू ने आशंका जताई कि अमेरिका और चीन के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ चीन बल्कि दुनिया के कई देश पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। मतलब चीन अमेरिका से किसी भी कीमत पर भिड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि अमेरिका से भिड़ने का मतलब चीन की तबाही है। जबकि ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका पिछले साल अगस्त से ही आमने सामने है। चीन ताइवान को हथियाना चाहता है, लेकिन उसके आगे अमेरिका ढाल बनकर खड़ा है और इसी वजह से चीन चाहकर भी ताइवान पर हमला करने की भूल नहीं कर सकता। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से चीन के रक्षा मंत्री ली शिंगफू ने अमेरिका चीन टकराव पर पहली बार अपना डर जाहिर किया। सिंगापुर में सुरक्षा के मुद्दे पर 49 देशों की एक बैठक हुई, जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि अमेरिका से कभी भी जंग छिड़ सकती है और अगर ऐसा हुआ तो फिर पूरी दुनिया में तबाही आ जाएगी। इधर छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक अनाथ आश्रम में बच्चों की पिटाई करने के आरोप में उस अनाथ आश्रम के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। बच्चों की पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक अनाथ आश्रम की मैनेजर बच्चों को बुरी तरह पीटती हुई नजर आई। पहले उसने एक बच्ची के बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिराया और फिर उसे उठाकर पास में ही मौजूद पलंग पर पटक दिया। इसके बाद एक और बच्ची वहां आई तो मैनेजर ने उसे भी पीटना शुरू कर दिया। उसने उसको भी बालों से पकड़ा और पलंग पर पटक दिया। अनाथ आश्रम का पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने अनाथ आश्रम की मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि इस घटना की शिकायत पिछले साल दिसंबर में महिला और बाल विकास अधिकारी से की गई थी, लेकिन तब कोई सुनवाई नहीं हुई और अब जैसे ही बच्चों की पिटाई का वीडियो सामने आया उस वक्त के महिला और बाल विकास अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। उधर लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम की होर्डिंग सड़क किनारे खड़ी एक कार पर गिर गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब वो कार स्टेडियम के पास खड़ी थी।
तभी अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में लगी एक होर्डिंग उस कार पर जा गिरी, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के कई जवान वहां पहुंच गए, जिसके बाद क्रेन की मदद से उस होर्डिंग को हटाया गया। फिर कार में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। आंधी आई थी, आंधी से गिरा है, बाकी आगे जांच कराई जाएगी। इस हादसे की चपेट में आए तीनों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। इस बीच रूस के मीडिया ने दावा किया कि बेलग्राद में यूक्रेन के लड़ाकों की घुसपैठ को पुतिन के सैनिकों ने नाकाम कर दिया, लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन की इस नई रणनीति की वजह से पुतिन की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से यूक्रेन के लड़ाके लगातार रूस के बेलग्राद इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी यूक्रेन के लड़ाकों ने इस इलाके में घुसपैठ की नाकाम कोशिश की थी और अब रूस के मीडिया के मुताबिक 4 जून को एक बार फिर यूक्रेन के लड़ाकों ने बेलग्राद में दाखिल होने की कोशिश की, जिसका पता चलते ही पुतिन की फौज ने उन पर तोप से ताबड़तोड़ गोले दागने शुरू कर दिए। और रूस का दावा है कि उसके इस हमले में यूक्रेन के कई लड़ाके मारे गए और उन्हें वहां से पीछे हटना पड़ा, जबकि पश्चिमी मीडिया का कहना है कि यूक्रेन के इस नए पैंतरे से पुतिन की परेशानी बढ़ गई। इसी वजह से उन्होंने रूस की सीमा को सुरक्षित करने के लिए वहां सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी। उधर यूक्रेन समर्थक लड़ाकों ने रूस के बेलग्राद इलाके में घुसकर पुतिन के सैनिकों को बंधक बनाने का दावा किया। रूस का बेलग्राद शहर यूक्रेन की सीमा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और पिछले 15 महीनों से जारी इस जंग में रूस का ये इलाका यूक्रेन की सेना के निशाने पर रहा है। यूक्रेन के बॉर्डर पर बसे इस शहर पर कई बार हवाई हमले भी हो चुके हैं और अब यूक्रेन समर्थक लड़ाकों ने बेलग्राद में घुसकर पुतिन की सेना के 2 सैनिकों को बंधक बनाने का दावा किया। और अगर ये दावा सच है तो पुतिन के लिए दोगुनी मुसीबत का कारण बन सकता है, क्योंकि एक तरफ जेलेंस्की की सेना यूक्रेन में रूसी सैनिकों को खदेड़ रही है, तो दूसरी तरफ जेलेंस्की के समर्थक लड़ाके रूस की सीमा में घुसकर वार कर रहे हैं, जिसका उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूस के बेलग्राद इलाके में मौजूद एक छोटे शहर में पुतिन और यूक्रेन के समर्थन वाले लड़ाकों के बीच आमने सामने की जंग होती दिखी। इधर बालासोर रेल हादसे की सीबीआई जांच के आदेश पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो इस मामले में प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी। उन्होंने बालासोर रेल हादसे की सीबीआई जांच पर सवाल खड़े किए और इस मामले में प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। खड़गे ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि सीबीआई का काम अपराध की जांच करना है, न कि रेल हादसे की। इसमें सीबीआई कहां आ जाती है? सीबीआई तो क्रिमिनल केसेस वगैरह के लिए होती है। बालासोर रेल हादसे की सीबीआई जांच के आदेश पर सियासत गरमाई तो बीजेपी ने भी कांग्रेस को जवाब दिया। हम किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, हम जिम्मेवारी लेते हैं। विपक्ष का तर्क है कि रेलवे की तकनीकी टीम मामले की जांच कर सकती है, इसलिए इसकी जांच सीबीआई को देना उसके गले नहीं उतर रहा। उधर ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे के 3 दिन बाद फिर से ट्रेन सेवा शुरू हो गई और उस रेल ट्रैक की मरम्मत हो गई जिस रेल ट्रैक पर यह भीषण हादसा हुआ था, और अब उस ट्रैक से पहले एक मालगाड़ी को रवाना किया गया। और इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार ग्राउंड जीरो पर डटे रहे। जैसे ही ट्रैक पर मालगाड़ी गुजरी, अश्विनी वैष्णव ने पहले हाथ हिलाकर मालगाड़ी को रवाना किया और फिर राहत की सांस ली। तो वहीं इस हादसे की जांच सीबीआई से कराने का फैसला किया गया है। केस को, इस पूरे मामले को सीबीआई के पास देने का रेलवे बोर्ड की तरफ से रिकमेंडेशन किया जा रहा है। ट्रेनों के चलने पर यात्रियों ने भी राहत की सांस ली। जो अभी ट्रेन आ रहा है तो इससे आस्ते आस्ते लाइन क्लियर होगा और आदमी को जो है, पब्लिक को बहुत जो है आश्वासन महसूस होगा। 3 दिन बाद ट्रेनों की आवाजाही शुरू होने पर बालासोर रेलवे स्टेशन पर लोगों की काफी भीड़ दिखाई दी और यात्री अपनी ट्रेन का इंतजार करते दिखाई दिए। इस बीच कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में परमाणु बम बेचने की चर्चा शुरू हो गई। खबर है कि पाकिस्तान की कंगाली को दूर करने के लिए वहां की सेना और आईएसआई के करीबी जैद हामिद ने शहबाज सरकार को परमाणु बम बेचने का एक खतरनाक प्लान दिया, जिसके तहत जैद हामिद ने पाकिस्तान से कहा कि वो अपने परमाणु बम सऊदी अरब और तुर्की को बेच दे। जैद हामिद ने बयान दिया कि अगर सऊदी अरब को 5 परमाणु बम बेचे जाएं तो वो $2500 करोड़ यानी करीब 7 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए देगा। वहीं तुर्की भी 5 परमाणु बमों के बदले $2000 करोड़ यानी करीब 6 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए देगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास 150 से ज्यादा परमाणु बम है। हालांकि पाकिस्तान के लिए परमाणु हथियारों का सौदा करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके परमाणु हथियारों पर दुनिया भर की नजर है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि आर्थिक तंगी की मार झेल रहे पाकिस्तान में अब एयरलाइन की सेवा ठप होने का खतरा भी मंडराने लगा। IAT यानी इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि फंड की कमी की वजह से पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय विमानों की उड़ानों पर रोक लगाई जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान को अब जल्द ही अपने विमानों को जमीन पर खड़ा करना पड़ सकता है। बताया गया कि व्यापार से मिलने वाला टैक्स वापस न मिलने की वजह से इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने पाकिस्तान में एयरलाइंस की सेवा जारी रखने से इनकार कर दिया, जिससे वहां काम करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए मुश्किलें बढ़ गईं। वहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि 30 जून तक पाकिस्तान को अगर विदेशों से मदद नहीं मिली तो उसे बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में विमानों की सेवा ठप करने की नौबत आ गई। इधर पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक उनकी देश की अर्थव्यवस्था सितंबर तक बर्बाद हो जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान के लिए जरूरी चीजों का आयात करना भी मुश्किल हो जाएगा। यानी सितंबर में पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है। पाकिस्तान की मीडिया का दावा है कि अर्थव्यवस्था गिरने की वजह से पाकिस्तान के कई कारखाने बंद हो जाएंगे।
साथ ही पाकिस्तान में अब हर चीज और ज्यादा महंगी हो जाएगी, जबकि बेकाबू महंगाई से पाकिस्तान में पहले से ही कोहराम मचा है। वहां आटे दाल का भाव आसमान पर पहुंच चुका है। यानी सितंबर में पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि अर्थव्यवस्था गिरने की वजह से पाकिस्तान के कई कारखाने बंद हो जाएंगे। साथ ही पाकिस्तान में अब हर चीज और ज्यादा महंगी हो जाएगी, जबकि बेकाबू महंगाई से पाकिस्तान में पहले से ही कोहराम मचा है। वहाँ आटे दाल का भाव आसमान पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान में लोग रोटी दूध जैसी जरूरी चीजों के लिए पहले से ही तरस रहे हैं। यानी अभी ऐसा हाल है तो सितंबर में तो हाहाकार मचने वाला है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए हिंसक प्रदर्शन ने वहाँ की अर्थव्यवस्था की पहले ही कमर तोड़ दी थी। उधर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और शहबाज शरीफ की मुलाकात के एक वीडियो ने पाकिस्तान की वजीयत करा दी, क्योंकि शहबाज ने जब एर्दोआन से गले मिलने की कोशिश की तो एर्दोआन उनसे गले ही नहीं मिले। यानी दुनिया के सामने पाकिस्तान की नाक कट गई। क्योंकि जिस तुर्की को शहबाज अपना दोस्त बताते नहीं थकते, वहीं के राष्ट्रपति एर्दोआन उनसे गले मिलने से कतराते नजर आए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों के नेता शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी पहुंचे थे। शपथ ग्रहण से ठीक पहले एर्दोआन ने सभी विदेशी मेहमानों के गले लग उनका स्वागत किया। इस दौरान शहबाज शरीफ ने भी उनके गले लगने की कोशिश की, लेकिन एर्दोआन ने उन्हें सिर्फ कंधे से लगाकर दूर कर दिया, जिससे पाकिस्तान की वजीयत हो गई। इधर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के विधायक प्रेम सागर पटेल को मंच पर जगह नहीं मिली, जिससे वो नाराज हो गए और जाकर मीडिया वालों के बीच बैठ गए। जिसके बाद वहां मौजूद नेता बीजेपी विधायक प्रेम सागर पटेल को मनाने में जुट गए। काफी मान मनोबल के बाद बीजेपी विधायक प्रेम सागर पटेल मान गए और मंच पर लगी कुर्सी पर बैठे। महाराजगंज में केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सिसवा के विधायक प्रेम सागर पटेल भी पहुंचे थे, लेकिन मंच पर जगह नहीं मिलने से वो नाराज हो गए थे और जाकर मीडिया वालों के बीच बैठ गए। उधर राजस्थान में शिक्षक भर्ती की परीक्षा के पेपर लीक मामले में ईडी ने एक्शन लेते हुए कई जगहों पर छापेमारी की। राजस्थान में शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा रीट यानी राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जाम फॉर टीचर्स का पेपर पिछले साल दिसंबर महीने में लीक हुआ था, जिसके आरोप में राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा समेत कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। और अब इस मामले की जांच में जुटी ईडी की अलग अलग टीमों ने राजस्थान में जयपुर, अजमेर, डूंगरपुर, बाड़मेर और उदयपुर समेत 28 जगहों पर छापेमारी की और पेपर लीक से जुड़े आरोपियों के घरों और उनके दूसरे ठिकानों की तलाशी ली। राजस्थान में विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि अशोक गहलोत सरकार ने रीट पेपर लीक मामले में सिर्फ छोटी मछलियों पर कार्रवाई की और बड़े मगरमच्छों को छोड़ दिया। जो एमएलए के नाम है, मंत्रियों के नाम है, सीएमओ के नाम है, वो सब नपेंगे। आरोप है कि इस पेपर लीक कांड में करोड़ों रुपए का अवैध लेन देन किया गया। इधर बिहार में निर्माणाधीन पुल गिर जाने के बाद वहां की सियासत गर्मा गई। बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नीतीश सरकार को घेरने में जुट गई। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि पुल ठीक से नहीं बनाया जा रहा, तभी वो बार बार गिर जा रहा है। और नीतीश कुमार के इस बयान के बाद बिहार में पुल पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने गिरने वाले पुल को भ्रष्टाचार का पुल बता दिया। भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है, एकदम बड़ी शर्मनाक। वहीं नीतीश कुमार ने पुल के गिरने की जांच के आदेश दे दिए। अब ठीक नहीं बना रहा तभी गिर जा रहा है भाई। बिहार के भागलपुर में 1710 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा पुल रेत की तरह गंगा में बह गया, जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2014 में किया था। उधर अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य में बिजली गिरने से 160 साल पुराने एक चर्च में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा चर्च जल गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। आग इतनी भीषण थी कि ऊंची ऊंची लपटें दूर से ही दिखाई दी। पूरा चर्च आग के लपटों से घिरा नजर आया। चर्च में लगी आग को देखकर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी धधक रहा हो। कुछ देर बाद चर्च की मीनार भी आग में जलकर नीचे गिर गई। चर्च में लगी आग तेजी से भड़कती जा रही थी और देखते ही देखते अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य का चर्च पूरा का पूरा जल गया। इधर टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी को एयरपोर्ट पर रोके जाने से टीएमसी भड़क गई। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी दुबई जा रही थी, लेकिन कोलकाता एयरपोर्ट पर उन्हें और उनके बच्चों को रोक दिया गया, जिसके बाद टीएमसी भड़क गई, क्योंकि टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी को दुबई जाने से रोक दिया गया। यही नहीं, थोड़ी देर बाद खबर आई कि ईडी ने 8 जून को पूछताछ के लिए रुजिरा बनर्जी को नोटिस भेजा है। रुजिरा बनर्जी से ईडी कोयला घोटाला मामले में पूछताछ करने वाली है। वो इससे पहले भी ईडी के सामने पेश हो चुकी हैं। इस मामले के बारे में पता चलते ही ममता बनर्जी भड़क गई। এখন মানুষকে সাহায্য করার পরিবর্তে কি করে দানব দৈত্যগিরি করা যায় সেদিকে 27 नवंबर 2020 को कोयला घोटाला मामले में कई अफसरों और कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिनमें अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा का नाम भी शामिल था। उधर यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड रूस के हमले के खतरे के बीच हथियारों का भारी जखीरा जुटा रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसके लिए पोलैंड ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ एक बड़ी डील की है, जिसके तहत पोलैंड को जल्द ही बेहद खतरनाक हेलफायर मिसाइलें मिल जाएंगी। हेलफायर मिसाइलों को अमेरिका की सबसे खतरनाक मिसाइलों में एक माना जाता है।
ये ऐसी मिसाइल हैं जो अपने टारगेट को खुद ब खुद ट्रैक कर लेती और जब टारगेट उससे बचने के लिए भागता है तो उसका पीछा भी करती है। यानी एक बार दागे जाने के बाद ये अपने टारगेट को तबाह करके ही दम लेती है। खबर के मुताबिक पोलैंड ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से 800 हेलफायर मिसाइलें खरीदने की डील की है। पोलैंड जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़ा है। वो हथियारों के साथ साथ यूक्रेन की हर तरह से मदद कर रहा है। इसी वजह से वो रूस के निशाने पर है, जिससे निपटने के लिए पोलैंड अपने हथियारों का भंडार बढ़ा रहा है। इस बीच रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच यूक्रेन के सैनिकों ने ऑस्कर विजेता सॉन्ग नाटू नाटू पर डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और इस वीडियो में यूक्रेन के सैनिक नाटू नाटू गाने को हूबहू कॉपी करते नजर आए। एक तरफ जंग के मैदान में यूक्रेन के सैनिक रूस को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिकों का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। इस वीडियो को फिल्म RRR के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने भी रीट्वीट किया। खास बात यह कि इस गाने की ओरिजिनल शूटिंग भी यूक्रेन की राजधानी कीव में यूक्रेनी राष्ट्रपति भवन में ही हुई थी, जिसमें दक्षिण भारतीय फिल्मों के एक्टर रामचरण और जूनियर NTR ने डांस किया था। इस गाने को इस साल ऑस्कर अवार्ड और गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला। इधर शेयर बाजार के लिए कारोबारी हफ्ते की शुरुआत अच्छी हुई। दिन भर सेंसेक्स और निफ्टी मुनाफे के साथ कारोबार करते रहे और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 240 अंक चढ़कर 62,787 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 163 अंक चढ़कर 18,593 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा तेजी ऑटो, कैपिटल गुड्स, यूटिलिटी और इंडस्ट्रियल शेयरों में देखने को मिली। उधर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने सुरक्षा परिषद पर अमेरिका के दबाव में काम करने का आरोप लगाया और यह तक कह दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अब केवल अमेरिका के पीछे पीछे चलने वाला संगठन बनकर रह गया है। किम जोंग उन ने आरोप लगाया कि सुरक्षा परिषद की बैठक तो केवल दिखावा है, जबकि पहले से ही उत्तर कोरिया को दोषी माना जा चुका है। ये बैठक उत्तर कोरिया की जासूसी सैटेलाइट पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई थी। 31 मई को उत्तर कोरिया ने जासूसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा था, लेकिन सैटेलाइट की लॉन्चिंग नाकाम हो गई थी। इसके बाद उत्तर कोरिया ने ऐलान किया था कि वो इस सैटेलाइट की कामयाबी के लिए दोबारा कोशिश करेगा। उत्तर कोरिया की इस सैटेलाइट को दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका बड़ा खतरा मान रहे हैं, इसीलिए इस मुद्दे पर सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई गई थी। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को बधाई देकर अपनी ही पार्टी में गिर गए। ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में उत्तर कोरिया को एंट्री मिलने के बाद किम को बधाई दी थी, जिसके बाद उनकी ही रिपब्लिकन पार्टी के नेता उनके विरोध में खड़े हो गए। ट्रंप ने जैसे ही किम को बधाई दी, उनकी पार्टी से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनने की रेस में शामिल निकी हेली ने उन पर सवाल उठा दिए। निकी हेली ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कह दिया कि तानाशाह किम जैसे ठग को बधाई देना कोई मजाक की बात नहीं है। ट्रंप ने किम को बधाई दी तो सिर्फ निकी हेली ही नहीं, बल्कि जॉर्जिया और फ्लोरिडा के गवर्नरों ने भी उनको घेर लिया। इन लोगों के मुताबिक जिस उत्तर कोरिया के शासक किम ने हमेशा अमेरिका को धमकाया, उसको बधाई देना पूरी तरह गलत है। इधर ईरान की तरह अफगानिस्तान में भी लड़कियों को जहर देने की घटना सामने आई। खबर है कि उत्तरी अफगानिस्तान के 2 प्राइमरी स्कूलों से 80 छात्राओं को जहर दे दिया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये घटना उत्तरी अफगानिस्तान के सरेपुल प्रांत में हुई, जिसकी जानकारी वहां के शिक्षा अधिकारी ने दी और दावा किया कि जहर देने वाले शख्स का छात्राओं से पुराना झगड़ा था, लेकिन इस बात का पता नहीं चल पाया कि छात्राओं को जहर कैसे दिया गया। इससे पहले पिछले साल नवंबर में भी ईरान में भी स्कूलों में लड़कियों को जहर देने की घटनाएं सामने आई थी और अब अफगानिस्तान में 1-2 नहीं बल्कि 80 छात्राओं को जहर दे दिया गया। इस मामले में वहां के शिक्षा विभाग के प्रमुख ने जांच के आदेश दे दिए। उधर ईरान ने बॉर्डर विवाद पर तालिबान को नसीहत देते हुए कहा कि सीमा पर हथियार और लड़ाके जमा करके वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ईरान मीडिया का दावा है कि हेलमंद नदी के पानी को लेकर पिछले कुछ दिनों से ईरान और तालिबान के बीच तलवारें खिंची हुई हैं और ईरान मीडिया का दावा है कि इसी वजह से तालिबान और ईरान में बवाल मचा है, जिसके बाद तालिबान और ईरान दोनों ने सीमा पर बड़ी संख्या में हथियार और जवानों की तैनाती कर दी और इस बात की आशंका तेज हो गई कि ईरान और अफगानिस्तान के बीच कभी भी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि 27 मई को हेलमंद नदी के पानी को लेकर ईरान की सेना और तालिबानी लड़ाकों के बीच जोरदार झड़प हुई थी, जिसमें ईरान के 2 सैनिकों और 1 तालिबानी लड़ाके की मौत हो गई थी। इस बीच सीमा पर एक बार फिर पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम कर दी गई और पाकिस्तान से भेजी गई नशे की खेप पकड़ ली गई। बीएसएफ के जवानों ने अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर के पास एक ड्रोन को मार गिराया और करीब 3 किलो हेरोइन जब्त की। बीएसएफ के जवानों ने यह कार्रवाई अटारी वाघा बॉर्डर पर रात में की, क्योंकि एक ड्रोन की आवाज सुनाई दी जिसे पाकिस्तान ने भेजा था। ये इनपुट दी गई थी कि पाकिस्तान से जो स्मगलर्स हैं वो ड्रोन के थ्रू हेरोइन की स्मगलिंग करेंगे, जिसके बाद जवान एक्शन में आ गए और ड्रोन को मार गिराया। जब ड्रोन की तलाशी ली गई तो उसके साथ हेरोइन के 3 पैकेट बंधे मिले। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को नाकाम किया जा चुका है। इधर महाभारत टीवी सीरियल में शकुनी मामा का किरदार निभाने वाले एक्टर गूफी पेंटल का निधन हो गया। उन्हें दिल की बीमारी थी।
जिसके बाद महाभारत सीरियल के शकुनी मामा यानी गूफी पेंटल को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और वो 78 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। गूफी पेंटल ने महाभारत सीरियल के अलावा अकबर बीरबल, CID और राधा कृष्णा में काम किया था। इसके साथ ही गूफी पेंटल ने दावा, सुहाग और देश परदेश जैसी फिल्मों में भी काम किया था और वो पंजाब के तरन तारन जिले के रहने वाले थे। उधर चीन को घेरने के लिए अमेरिका ने ताइवान को घातक मिसाइलें दी। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ताइवान इन मिसाइलों को चीन सीमा के पास तैनात करेगा ताकि चीन के खतरे से निपटा जा सके, क्योंकि चीन ने जिस तरह ताइवान की सीमा में घुसकर अपने हथियारों का दम दिखाया, उससे आशंका जताई गई कि वो कभी भी हमला कर सकता है। इसी डर से ताइवान ने अमेरिका से ताकतवर हथियार खरीदे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ताइवान ने करीब 1900 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपए में 1.5 लाख करोड़ रुपए के हथियार अमेरिका से खरीदे, जिसमें कई आधुनिक मिसाइलें भी शामिल हैं। वहीं अमेरिका से ताइवान को हथियार मिलने की वजह से शी जिनपिंग भड़क गए और इसी वजह से उन्होंने अपने कई जंगी जहाजों को ताइवान के नजदीक तैनात कर दिया। इधर द केरला स्टोरी के बाद एक और फिल्म अजमेर 92 पर विवाद खड़ा हो गया। इस फिल्म को जमीयत उलमा हिंद ने बैन करने की मांग की, क्योंकि दावा है कि इस फिल्म में 1992 में राजस्थान के अजमेर में हुए 100 से ज्यादा लड़कियों के बलात्कार का जिक्र है, जिसकी वजह से फिल्म पर विवाद खड़ा हो गया। जमीयत उलमा हिंद का आरोप है कि यह फिल्म प्रोपेगेंडा के तहत बनाई गई है और इसे बैन कर देना चाहिए। ये ख्वाजा साहब को जो बदनाम करने की कोशिश की गई है इस फिल्म के जरिए, ये बहुत ही बुरी बात है और इसको रोका जाना चाहिए। इस फिल्म का पोस्टर रिलीज हो चुका है और इस फिल्म को अभिषेक दुधैया डायरेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले फिल्म द केरला स्टोरी, द कश्मीर फाइल्स और द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल पर भी विवाद हुआ था। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अमरनाथ यात्रा पर अलर्ट से जुड़ी। खुफिया सूत्रों का दावा है कि आतंकी संगठन अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी बड़े हमले की फिराक में है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक करीब 40 आतंकियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने ट्रेनिंग देकर भारत में घुसपैठ के ऑर्डर दिए हैं। आशंका जताई जा रही है कि अगले महीने होने वाली अमरनाथ यात्रा को निशाना बना सकते हैं। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कि आतंकी अगले 15 से 20 दिन के अंदर भारत में घुसपैठ की प्लानिंग में जुटे हैं, जिनका मकसद अगले महीने होने वाली अमरनाथ यात्रा को निशाने पर लेना हो सकता है। न्यूज 18 को मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक इन आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई, साथ ही इन्हें भारत में गैर कानूनी तरीके से घुसाने की जिम्मेदारी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को सौंपी गई और आशंका जताई जा रही है कि इनकी प्लानिंग अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले घाटी को दहलाने की हो सकती है। खुफिया सूत्रों का दावा है कि करीब 40 आतंकियों को इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की तरफ से बाकायदा ट्रेनिंग दी गई। यही वजह है कि सीमा पर तैनात भारतीय जवान वहां चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि जरा सी गलती कई लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। खुफिया सूत्रों का दावा है कि आतंकी जंगल की तरफ से भारत में घुसने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सीमा पर तैनात जवान वहां सर्च ऑपरेशन में जुटे दिखाई दिए। इस बीच खुफिया एजेंसियों के हवाले से पता चला कि आतंकियों की मदद के लिए पाकिस्तान POK में मोबाइल फोन टावर लगाने में जुट गया। दावा किया गया कि पाकिस्तान की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी ने मोबाइल फोन कंपनियों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर टावर लगाने का काम शुरू कर दिया और ये हाई फ्रीक्वेंसी यानी काफी दूर तक सिग्नल पहुंचाने वाले मोबाइल फोन टावर जम्मू कश्मीर से लगे सीमा पार के इलाकों में लगाए जा रहे हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इन हाई फ्रीक्वेंसी टावरों की रेंज भारत की सीमा में 5 से 7 किलोमीटर अंदर तक बताई जा रही है और एक महीने में अब तक ऐसे करीब 50 टावरों की पहचान की जा चुकी है, जिन्हें POK के खुरेटा, बालाकोट, भिम्बर और तत्तापानी जैसे इलाकों में लगाया गया। और अंदेशा है कि इन्हीं टावरों के जरिए पाकिस्तान में बैठे आतंकी बिना किसी खतरे के जम्मू कश्मीर में अपने मददगारों से संपर्क कर रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पहले से लगे टावरों की भी रेंज बढ़ाने में जुट गया है। उधर पुतिन ने मॉस्को में लोगों को बम के हमलों से बचाने के लिए एक बम शेल्टर बनाने का आदेश दे दिया। रूस की मीडिया ने दावा किया कि बम शेल्टर को मॉस्को के बड़े अस्पताल में बनाया जाएगा, जिसमें सैकड़ों लोगों के छिपने की क्षमता होगी और यह उन्हें रेडिएशन से भी बचाएगा, क्योंकि पुतिन मॉस्को पर हुए ड्रोन हमलों के बाद से ही अलर्ट है। पश्चिमी मीडिया का दावा तो यह भी है कि मॉस्को पर बड़ा हमला हो सकता है। ऐसे में पुतिन ने मॉस्को के एक बड़े अस्पताल में बम शेल्टर बनाने के आदेश दे दिए। दावा किया गया कि इस साल के अंत तक इस प्रोजेक्ट को तैयार कर लिया जाएगा, जिसकी लागत करीब 3.5 करोड़ रूबल यानी भारतीय रुपयों में भी 3.5 करोड़ रुपए है। इस शेल्टर होम को 800 लोगों के छिपने के लिए डिजाइन किया जाएगा। इसमें कई एंट्री गेट, एक इमरजेंसी गेट और एक वेंटिलेशन सिस्टम होगा। पुतिन ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मॉस्को पर हमला हुआ तो रूस के सीनियर अफसर सुरक्षित रह सकें, क्योंकि इसी अस्पताल में उनका इलाज होता है। इससे पहले पुतिन ने अक्टूबर 2022 में पूरे रूस में बम शेल्टर को अपग्रेड करने के आदेश दिए थे। और यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस की नौसेना ने भी एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके खतरनाक जंगी जहाज जापान सागर के इलाके में अपना दम दिखाते नजर आए। जंग की शुरुआत के बाद से यह रूस का अब तक का सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास माना जा रहा है, जिसमें रूसी नौसेना के 60 युद्धपोत, कई खतरनाक जंगी जहाज और करीब 11,000 से ज्यादा सैनिक हिस्सा लेंगे। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इस नौसेना अभ्यास के जरिए रूस ने अमेरिका के साथ ही यूरोप के देशों को भी इस जंग से दूर रहने की चेतावनी देने की कोशिश की और नौसेना के भारी भरकम बेड़े के जरिए साफ कर दिया कि वो किसी से भी टकराने के लिए पूरे तरीके से तैयार हैं। फिर चाहे वो यूक्रेन हो या फिर अमेरिका, रूस किसी के सामने नहीं झुकेगा।
जानकारी के मुताबिक रूस की नौसेना का यह अभ्यास 20 जून तक चलेगा, जिसके जरिए वो समंदर में अपनी ताकत को परखेगा। इधर महाराष्ट्र के पुणे में बैलगाड़ी दौड़ के दौरान अचानक भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से बड़ा हादसा हो गया। दर्दनाक हादसे में एक आदमी की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्योंकि भगदड़ उस वक्त मची जब बैलगाड़ी दौड़ देखने आए लोगों की सुरक्षा के लिए लगाए गए स्टैंड अचानक गिर गए और दौड़ में भागते बैल लोगों की तरफ बढ़ने लगे। असल में बैलगाड़ी दौड़ शुरू होने के कुछ देर बाद ही वहां तेज बारिश होने लगी, जिसकी वजह से लोगों के लिए लगाए गए स्टैंड गिर गए, जिसके बाद बैलों को अपनी तरफ बढ़ता देख दौड़ देखने आए लोग डर कर भागने लगे और इसी भगदड़ में एक आदमी की मौत हो गई। उधर महाराष्ट्र के पुणे में नकाब पहनकर आए कुछ लोगों ने आपसी दुश्मनी की वजह से जमकर आतंक मचाया और कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर मौके से फरार हो गए। इस पूरे मामले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें 5 से 6 नकाबपोश लोगों का एक गिरोह लाठियों के साथ नजर आया। इस गिरोह ने सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बताया कि 5 से 6 लोग लाठियां लेकर आए और उन्हें डराने धमकाने लगे, जिसके बाद आरोपियों ने वहां खड़ी कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और वहां से फरार हो गए। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई और पुलिस इस नकाबपोश गिरोह की तलाश में जुट गई। उधर अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया हैकरों के जरिए ऑनलाइन ठगी करके भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा रहा है। कुछ दिन पहले दक्षिण कोरिया ने भी उत्तर कोरिया के हैकरों के एक समूह पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिस पर सैटेलाइट तकनीक चुराकर उत्तर कोरिया को जासूसी सैटेलाइट विकसित करने में मदद देने के आरोप लगे। लेकिन अब अमेरिका ने भी दावा कर दिया कि उत्तर कोरिया में जो भी विदेशी मुद्रा आ रही है उसका लगभग आधा हिस्सा उसके हैकर धोखाधड़ी के जरिए कमा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तर कोरियाई हैकर ऑनलाइन धोखाधड़ी कर अपने देश के लिए विदेशी मुद्रा इकट्ठा कर रहे हैं और दावा है कि इसी रकम का इस्तेमाल कर किम जोंग उन लगातार खतरनाक मिसाइलों के परीक्षण कर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बार फिर आतंकियों ने पाकिस्तान की सेना पर हमला कर दिया, जिसमें पाकिस्तान की सेना के 2 सैनिकों की जान चली गई, जबकि 2 आतंकी मारे गए, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। पाकिस्तान की सेना ने बताया कि आतंकियों ने एक चेकपोस्ट को निशाना बनाकर उस पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के जवानों की आतंकियों से मुठभेड़ भी हुई, जिसमें पाकिस्तान की सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। हालांकि इस मुठभेड़ में पाकिस्तान के 2 सैनिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की सेना ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और दावा किया कि बहुत जल्द इस आतंकी हमले को अंजाम देने वालों को पकड़ लिया जाएगा। हालांकि आतंकी हमले की साजिश किसने रची, इसकी जानकारी नहीं मिल सकी। इधर मुंबई से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक चोर ATM मशीन को काटकर करीब 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो चोर ATM में मौजूद एक CCTV कैमरे का तार निकालता दिखा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक नकाबपोश चोर उस ATM में घुसता नजर आया। सबसे पहले उसने सबूत मिटाने के लिए वहां मौजूद एक CCTV कैमरे का तार निकाला। इसके बाद ATM मशीन को काटकर उसमें मौजूद सारा पैसा निकाल लिया। ATM में करीब 20 लाख रुपए मौजूद थे, जिन्हें वो चोर बैग में भरकर वहां से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। उधर अटलांटिक महासागर में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे से शार्क के दांत से बना एक हार मिला। टाइटैनिक जहाज की 3D मैपिंग करने वाली एक कंपनी ने हार दिखने का दावा किया और जानकारी दी कि करीब 111 साल पहले डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे से शार्क के दांत से बना एक हार मिला, जिसके लिए 3D मैपिंग करने वाली एक कंपनी ने 2 पनडुब्बियों की मदद से टाइटैनिक जहाज की 7 लाख तस्वीरें ली और पानी के नीचे की दुनिया का 3D नक्शा तैयार किया। एक तस्वीर में विलुप्त प्रजाति की शार्क के दांत से बना हार नजर आने का दावा किया गया। हार के मालिक की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने की प्लानिंग है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन की सरकार के बीच हुए एक समझौते के तहत टीम हार को छू नहीं सकती है। यही नहीं, मैपिंग करने वाली कंपनी टाइटैनिक में उस वक्त सवार यात्रियों के रिश्तेदारों से संपर्क कर सकती है। टाइटैनिक जहाज 10 अप्रैल 1912 को अपनी पहली यात्रा पर निकला था, लेकिन अटलांटिक महासागर में एक ग्लेशियर से टकराने के बाद वो डूब गया। हादसे में करीब 1,500 लोग मारे गए थे। इधर बिहार के पूर्णिया से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि वहां कुछ बदमाशों ने मधुबनी के थाना प्रभारी मनीष कुमार को गोली मार दी। बताया गया कि मनीष कुमार को वहां कुछ बदमाशों के होने की खबर मिली थी, जिन्हें दबोचने के लिए वो वहां बगैर वर्दी के पहुंचे थे। लेकिन इससे पहले कि वो उन बदमाशों को पकड़ पाते, उन लोगों ने मधुबनी के थाना प्रभारी पर गोलियां चला दी, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गए। हालांकि उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई गई। अभी मनीष कुमार इसी हॉस्पिटल में भर्ती है और बताया जाता है कि उनकी हालत गंभीर है। इस घटना के बाद बिहार पुलिस ने बदमाशों की तलाश तेज कर दी, साथ ही हिरासत में लिए गए 2 लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी। उधर यूरोप के देश सर्बिया और कोसोवो की लड़ाई में नेटो सैनिकों की मदद के लिए तुर्की के सैनिक भी पहुंच गए। वहां हिंसा बढ़ने के बाद नेटो ने अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाने का ऐलान किया था, जिसके तहत नेटो के बाकी सदस्यों की तरह तुर्की ने भी अपने कई सैनिकों को वहां भेज दिया, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उत्तरी कोसोवो में हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों के हमले में नेटो के करीब 30 सैनिक घायल हो गए थे, जिसके बाद नेटो ने वहां अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ाकर 4000 करने का फैसला लिया। इसके लिए तुर्की से भी वहां सैनिक भेजने की अपील की गई। हालांकि यूक्रेन समेत कई मामलों पर अमेरिका और नेटो को ठेंगा दिखाने वाला तुर्की इस मामले में उनके साथ खड़ा नजर आया।
इस बीच सऊदी अरब ने कच्चे तेल की कीमतों में आग लगाने की पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि सऊदी अरब की तरफ से ऐलान हुआ कि वो कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती करेगा। यानी सऊदी अरब की एक घोषणा से तेल की कीमतों में उछाल आना लगभग तय है, क्योंकि अब सऊदी अरब रोजाना उत्पादन में 10 लाख बैरल की कटौती करेगा। ये कटौती जुलाई महीने से की जाएगी। इससे पहले कच्चे तेल का एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन ओपेक प्लस की लंबी बैठक हुई। इस संगठन में रूस भी शामिल है और सऊदी अरब का दबदबा है। तेल का उत्पादन करने वाले देशों की कोशिश यही है कि कच्चे तेल की कीमतें कम न होने दें। इसलिए जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होने लगती हैं, ये संगठन उत्पादन घटाकर कीमतों में फिर आग लगा देता है। यानी सऊदी अरब के इस फैसले का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा। इससे पहले तेल की कीमतों में तेजी लाने के लिए अप्रैल महीने में ओपेक प्लस ने रोजाना 16 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन घटाने का फैसला किया था। इधर दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस वालों से मारपीट करने के आरोप में हरियाणा पुलिस के डीआईजी विकास धनखड़ के दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है कि उन दोनों ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब की एक दुकान के सामने हुड़दंग मचाया और जब पुलिस उन्हें रोकने पहुंची तो उन लड़कों ने पुलिस वालों के साथ मारपीट भी की, जिसके बाद डीआईजी विकास धनखड़ के 2 बेटों समेत कुल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो गाड़ियां आए, मतलब 6-7 गाड़ियां आए। हाँ, इसके बाद पुलिस वाले को सबको ठुकाने लगा। जब आरोप है कि डीआईजी के दोनों बेटों विशाल धनखड़ और नवदीप धनखड़ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब के नशे में हंगामा किया। इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस के जवानों के साथ उन्होंने मारपीट भी की, जिसके बाद उन पर एक्शन लिया गया। उधर चीन और अमेरिका के बीच अब चांद के लिए लड़ाई शुरू हो गई। स्पेन के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के चीफ ने कहा कि अमेरिका को डर है कि कहीं चीन चांद पर उसी तरह कब्जा न कर ले जैसे वो दक्षिण चीन सागर पर करके बैठा है, क्योंकि चीन 2030 में चांद पर अपने अंतरिक्ष यात्री भेजने का ऐलान कर चुका है। हालांकि अमेरिका को उम्मीद है कि चीन से पहले 2025 या 26 तक वो चांद पर पहुंच जाएगा। पर पेच यह है कि चीन और अमेरिका दोनों चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेंगे और चांद के इसी हिस्से में पानी होने का अनुमान है। अमेरिका को डर इस बात का है कि अगर चीन किसी तरह उससे पहले चांद पर पहुंच गया तो वो चांद के पानी पर कब्जा कर लेगा। इधर 12 जून को पटना में होने वाली विपक्ष की बैठक रद्द होते ही कांग्रेस और नीतीश की दूरी बढ़ने की अटकलें लगने लगी। कांग्रेस की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया था कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 12 जून को उपलब्ध नहीं है। यही नहीं, उसने ये तक तय नहीं किया कि 12 जून की बैठक में कांग्रेस की ओर से कौन शामिल होगा, जिसके बाद अटकलें लगी कि कांग्रेस और नीतीश की दूरी बढ़ रही है। 12 जून की बैठक रद्द होने की जानकारी देते समय भी नीतीश ने कांग्रेस का ही नाम लिया और इशारा किया कि इस बार की बैठक कांग्रेस की वजह से रद्द हुई। हमने कांग्रेस पार्टी को कहा है कि आप लोग भी बात कर लीजिए और देख लीजिए, उसके बाद का जो डेट तय होगा तब। जिसके बाद बीजेपी ने विपक्षी एकता को हवा हवाई बता दिया। कोई विपक्षी एकता नहीं होने वाली है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती कि यह बैठक नीतीश की अगुवाई में पटना में हो। अटकलें हैं कि अब यह बैठक 23 जून को पटना में हो सकती है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि बेल्जियम ने रूस के खिलाफ लड़ रहे विद्रोहियों के पास बेल्जियम के हथियार होने के दावे की जांच शुरू कर दी, क्योंकि दावा है कि पुतिन विरोधी गुट ने कुछ दिन पहले ही रूस के बेलग्राद इलाके में हमले किए थे, जिनमें बेल्जियम में बनी राइफल का इस्तेमाल किया गया था। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जब इस बात की खबर बेल्जियम को लगी तो उसने यूक्रेन से सफाई मांगी। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि यूक्रेन को मदद के तौर पर जो हथियार दिए गए हैं उसकी पहली शर्त यही है कि उन हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन की सीमा के बाहर नहीं किया जा सकता। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने बताया कि अगर उन्हें इस शर्त के उल्लंघन के सबूत मिले तो यूक्रेन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलों में भीषण आग लगने से हाहाकार मच गया। आग से 2.5 लाख एकड़ में फैला जंगल राख हो गया और जंगलों में लगी आग को जो वीडियो सामने आया उसमें बड़े पैमाने पर जंगल जलते नजर आए और जंगल में लगी आग इतनी तेज थी कि उसने करीब 2.5 लाख एकड़ जंगल को पूरी तरह जलाकर राख कर दिया। जंगल में धधकती आग देखते ही देखते फैलती चली गई और दूर दूर तक आग की भीषण लपटें उठती नजर आईं। बताया गया कि आग की ऊंची लपटों ने कुछ ही समय में सब कुछ तबाह कर दिया। पूरे आसमान में धुएं का काला गुबार छा गया। आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। इधर राजस्थान के झुंझुनू से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 सांडों को टक्कर मारने के बाद एक बस डिवाइडर पर लगे लोहे के खंभे से जा टकराई। घटना उस वक्त हुई जब वो दोनों सांड लड़ते हुए अचानक सड़क के बीचों बीच आ गए और तभी वहां तेजी से आ रही एक बस ने दोनों सांडों को टक्कर मारी और फिर डिवाइडर पर लगे एक लोहे के खंभे से टकरा गई। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती नजर आईं। इसी दौरान 2 सांड सड़क किनारे लड़ते दिखाई दिए। जैसे ही वो दोनों सड़क के बीचों बीच पहुंचे, सामने से आ रही तेज रफ्तार बस उनसे टकराने के बाद डिवाइडर पर लगे एक लोहे के खंभे से जा भिड़ी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद अलग अलग स्टेज पर कुरान की आयतें पढ़वाई जाती थी।
युवाओं को गुमराह कर उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज अपनाने पर मजबूर किया जाता था और फिर भगोड़े मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक के वीडियो भी दिखाए जाते थे, यह पुलिस का कहना है। लेकिन अब उस गेमिंग ऐप का इस्तेमाल करके धर्म परिवर्तन करवाने वाले गैंग का पर्दाफाश हो गया। इस मामले में पुलिस ने एक मौलवी को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम मुंबई भेजी गई। कुछ दिन पहले पुलिस को शिकायत मिली थी कि गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा था। इसकी शिकायत गाजियाबाद के एक परिवार ने की थी, जिसमें बच्चे के परिवार ने आरोप लगाया कि बच्चा रोजाना 5 बार जिम जाने के बहाने नमाज पढ़ने मस्जिद जाता था, जिसके बाद उसका फोन और लैपटॉप देखा गया तो उसमें इस्लाम धर्म से जुड़ी कई चीजें मिली। इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने 3 बच्चों से पूछताछ की। जांच में पता चला कि आरोपी 3 चरणों में बच्चों का धर्मांतरण करवाते थे। पहले स्टेप में बच्चों को फोर्टनाइट ऐप पर ऑनलाइन गेम खिलाई जाती थी। अगले ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, दिल्ली के पास गाजियाबाद में चल रहे धर्म परिवर्तन केस से जुड़ी। पुलिस का कहना है कि कम उम्र के लड़कों को गेमिंग ऐप के जरिए गुमराह कर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण का यह खेल 3 चरणों में होता था और यह पूरा खेल फोर्टनाइट नाम की एक मोबाइल ऐप के जरिए किया जाता था। यही वो गेम थी जिस पर धर्मांतरण करवाने वाले गैंग के कुछ मेंबर गेम खेलने के लिए ऐप पर आते थे। फिर गेम के अलग अलग स्टेज पर कुरान की आयतें पढ़वाई जाती थी। युवाओं को गुमराह कर उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज अपनाने पर मजबूर किया जाता था और फिर भगोड़े मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक के वीडियो भी दिखाए जाते थे, यह पुलिस का कहना है। लेकिन अब उस गेमिंग ऐप का इस्तेमाल करके धर्म परिवर्तन करवाने वाले गैंग का पर्दाफाश हो गया। इस मामले में पुलिस ने एक मौलवी को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम मुंबई भेजी गई। कुछ दिन पहले पुलिस को शिकायत मिली थी कि गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा था। इसकी शिकायत गाजियाबाद के एक परिवार ने की थी, जिसमें बच्चे के परिवार ने आरोप लगाया कि बच्चा रोजाना 5 बार जिम जाने के बहाने नमाज पढ़ने मस्जिद जाता था, जिसके बाद उसका फोन और लैपटॉप देखा गया तो उसमें इस्लाम धर्म से जुड़ी कई चीजें मिली। इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने 3 बच्चों से पूछताछ की। जांच में पता चला कि आरोपी 3 चरणों में बच्चों का धर्मांतरण करवाते थे। पहले स्टेप में बच्चों को फोर्टनाइट ऐप पर ऑनलाइन गेम खिलाई जाती थी। अगले ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, दिल्ली के पास गाजियाबाद में चल रहे धर्म परिवर्तन केस से जुड़ी। पुलिस का कहना है कि कम उम्र के लड़कों को गेमिंग ऐप के जरिए गुमराह कर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण का यह खेल 3 चरणों में होता था और यह पूरा खेल फोर्टनाइट नाम की एक मोबाइल ऐप के जरिए किया जाता था। यही वो गेम थी जिस पर धर्मांतरण करवाने वाले गैंग के कुछ मेंबर गेम खेलने के लिए ऐप पर आते थे। फिर गेम के अलग अलग स्टेज पर कुरान की आयतें पढ़वाई जाती थी। युवाओं को गुमराह कर उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज अपनाने पर मजबूर किया जाता था और फिर भगोड़े मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक के वीडियो भी दिखाए जाते थे, यह पुलिस का कहना है। लेकिन अब उस गेमिंग ऐप का इस्तेमाल करके धर्म परिवर्तन करवाने वाले गैंग का पर्दाफाश हो गया। इस मामले में पुलिस ने एक मौलवी को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम मुंबई भेजी गई। कुछ दिन पहले पुलिस को शिकायत मिली थी कि गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा था। इसकी शिकायत गाजियाबाद के एक परिवार ने की थी, जिसमें बच्चे के परिवार ने आरोप लगाया कि बच्चा रोजाना 5 बार जिम जाने के बहाने नमाज पढ़ने मस्जिद जाता था, जिसके बाद उसका फोन और लैपटॉप देखा गया तो उसमें इस्लाम धर्म से जुड़ी कई चीजें मिली। इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने 3 बच्चों से पूछताछ की। जांच में पता चला कि आरोपी 3 चरणों में बच्चों का धर्मांतरण करवाते थे। पहले स्टेप में बच्चों को फोर्टनाइट ऐप पर ऑनलाइन गेम खिलाई जाती थी। अगले ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, दिल्ली के पास गाजियाबाद में चल रहे धर्म परिवर्तन केस से जुड़ी। पुलिस का कहना है कि कम उम्र के लड़कों को गेमिंग ऐप के जरिए गुमराह कर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण का यह खेल 3 चरणों में होता था और यह पूरा खेल फोर्टनाइट नाम की एक मोबाइल ऐप के जरिए किया जाता था। यही वो गेम थी जिस पर धर्मांतरण करवाने वाले गैंग के कुछ मेंबर गेम खेलने के लिए ऐप पर आते थे। फिर गेम के अलग अलग स्टेज पर कुरान की आयतें पढ़वाई जाती थी। युवाओं को गुमराह कर उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज अपनाने पर मजबूर किया जाता था और फिर भगोड़े मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक के वीडियो भी दिखाए जाते थे, यह पुलिस का कहना है। लेकिन अब उस गेमिंग ऐप का इस्तेमाल करके धर्म परिवर्तन करवाने वाले गैंग का पर्दाफाश हो गया। इस मामले में पुलिस ने एक मौलवी को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम मुंबई भेजी गई। कुछ दिन पहले पुलिस को शिकायत मिली थी कि गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा था। इसकी शिकायत गाजियाबाद के एक परिवार ने की थी, जिसमें बच्चे के परिवार ने आरोप लगाया कि बच्चा रोजाना 5 बार जिम जाने के बहाने नमाज पढ़ने मस्जिद जाता था, जिसके बाद उसका फोन और लैपटॉप देखा गया तो उसमें इस्लाम धर्म से जुड़ी कई चीजें मिली। इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने 3 बच्चों से पूछताछ की। जांच में पता चला कि आरोपी 3 चरणों में बच्चों का धर्मांतरण करवाते थे। पहले स्टेप में बच्चों को फोर्टनाइट ऐप पर ऑनलाइन गेम खिलाई जाती थी। अगले ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, दिल्ली के पास गाजियाबाद में चल रहे धर्म परिवर्तन केस से जुड़ी। पुलिस का कहना है कि कम उम्र के लड़कों को गेमिंग ऐप के जरिए गुमराह कर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक धर्मांतरण का यह खेल 3 चरणों में होता था और यह पूरा खेल फोर्टनाइट नाम की एक मोबाइल ऐप के जरिए किया जाता था। यही वो गेम थी
जिस पर धर्मांतरण करवाने वाले गैंग के कुछ मेंबर गेम खेलने के लिए ऐप पर आते थे। फिर गेम के अलग अलग स्टेज पर कुरान की आयतें पढ़वाई जाती थी। युवाओं को गुमराह कर उन्हें मुस्लिम रीति रिवाज अपनाने पर मजबूर किया जाता था और फिर भगोड़े मुस्लिम धर्मगुरु जाकिर नाइक के वीडियो भी दिखाए जाते थे, यह पुलिस का कहना है। लेकिन अब उस गेमिंग ऐप का इस्तेमाल करके धर्म परिवर्तन करवाने वाले गैंग का पर्दाफाश हो गया। इस मामले में पुलिस ने एक मौलवी को गिरफ्तार किया, जबकि एक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम मुंबई भेजी गई। कुछ दिन पहले पुलिस को शिकायत मिली थी कि गेमिंग ऐप के जरिए नाबालिग बच्चों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा था। इसकी शिकायत गाजियाबाद के एक परिवार ने की थी, जिसमें बच्चे के परिवार ने आरोप लगाया कि बच्चा रोजाना 5 बार जिम जाने के बहाने नमाज पढ़ने मस्जिद जाता था। जिसके बाद उसका फोन और लैपटॉप देखा गया तो उसमें इस्लाम धर्म से जुड़ी कई चीजें मिली। इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने 3 बच्चों से पूछताछ की। जांच में पता चला कि आरोपी 3 चरणों में बच्चों का धर्मांतरण करवाते थे। पहले स्टेप में बच्चों को फोर्टनाइट ऐप पर ऑनलाइन गेम खिलाई जाती थी। अगले ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, दिल्ली के पास गाजियाबाद में चल रहे धर्म परिवर्तन केस से जुड़ी। पुलिस का कहना है कि कम उम्र के लड़कों को गेमिंग ऐप के जरिए गुमराह कर उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। ब्रेकिंग न्यूज है, अमेरिका की एयर स्पेस में दाखिल हुए एक प्लेन पर। खबर है कि अमेरिका की फौज और वहां के रक्षा मंत्रालय की धड़कनें एक प्लेन की वजह से तेज हो गई। जैसे ही अमेरिका ने 9/11 के हमलों के वक्त कुछ प्लेन अचानक दाखिल हुए थे, ठीक उसी तरह एक प्लेन वॉशिंगटन डीसी के आसमान में पहुंचा। लगातार इस प्लेन के पायलट से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन पायलट ने जवाब नहीं दिया। अमेरिका की एजेंसियों में तनाव इतना बढ़ गया कि वायुसेना के एक दस्ते को प्लेन के पीछे भेज दिया गया और अमेरिका की एजेंसियों को तब तक चैन नहीं मिला जब तक वो प्लेन क्रैश नहीं हो गया। जैसे ही अमेरिका के वर्जीनिया में प्लेन क्रैश हुआ, आसपास के कई किलोमीटर के इलाके में दहशत मच गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यह प्लेन वर्जीनिया में जॉर्ज वॉशिंगटन नेशनल फॉरेस्ट में क्रैश हुआ, जिसका पीछा एक F-16 फाइटर जेट कर रहा था। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के करीब आसमान में एक रहस्यमयी प्लेन दिखा, जिसका पीछा करने के लिए एक F-16 फाइटर जेट को छोड़ा गया। जिसके बाद पायलट से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उस प्लेन के पायलट से कोई जवाब नहीं मिला और थोड़ी देर बाद प्लेन क्रैश हो गया और तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। जांच में पता चला कि यह रहस्यमयी विमान यात्रियों को ले जाने वाला विमान था और उसमें जो लोग थे उनका क्या हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं अमेरिकी सरकार के अधिकारी ने सफाई में बताया कि F-16 ने इस प्लेन को ढेर नहीं किया। इधर राजस्थान के झुंझुनू से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 सांडों को टक्कर मारने के बाद एक बस डिवाइडर पर लगे लोहे के एक खंबे से जा टकराई। ये घटना उस वक्त हुई जब वो दोनों सांड लड़ते हुए अचानक सड़क के बीचों बीच आ गए और तभी वहां तेजी से आ रही एक बस ने दोनों सांडों को टक्कर मारी और फिर डिवाइडर पर लगे एक लोहे के खंबे से टकरा गई। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां गुजरती नजर आईं। इसी दौरान 2 सांड सड़क किनारे लड़ते दिखाई दिए। जैसे ही वो दोनों सड़क के बीचों बीच पहुंचे, सामने से आ रही तेज रफ्तार बस उनसे टकराने के बाद डिवाइडर पर लगे एक लोहे के खंबे से जा भिड़ी। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी तरह ड्राइवर ने बस को संभाल लिया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस हादसे में एक सांड की मौत हो गई। इस बीच जापान में चक्रवाती तूफान मवार की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। जापान के होन्शु द्वीप पर मवार तूफान की वजह से मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद सड़कों पर पानी भर गया और पानी में आधे से ज्यादा डूबी गाड़ियां रेंगती नजर आईं। इतना ही नहीं बल्कि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया और घरों के बाहर खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबी दिखाई दी। कुछ दिन पहले ही मौसम विभाग ने मवार तूफान के होन्शु द्वीप पहुंचने की चेतावनी जारी की थी और बताया था कि ताइवान के पूर्वी तट से टकराने के बाद मवार तूफान जापान के दक्षिणी हिस्से में होन्शु द्वीप से टकराएगा। मवार तूफान की वजह से हुई मूसलाधार बारिश में कई सड़कें पानी में बह गईं और कई सड़कें टूटी नजर आईं। जानकारी के मुताबिक तूफान की वजह से एक आदमी की मौत भी हो गई। मौसम विभाग ने नदियों में बढ़ते जलस्तर के बाद लोगों से सावधान रहने की अपील की। उधर तुर्की की राजधानी अंकारा बाढ़ से बुरी तरह बेहाल हो गई। बाढ़ की वजह से वहां की सड़कें, दुकानें, घर और इमारतें पानी में डूब गए। अंकारा से बाढ़ का एक हैरान करने वाला वीडियो भी सामने आया, जिसमें बाढ़ के पानी में सड़क डूबी हुई दिखी, जिसके बाद पानी पास की एक इमारत में घुस गया और कुछ ही देर में दूसरी मंजिल की बालकनी से नीचे गिरने लगा। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो बालकनी का शीशा तोड़कर घर का फर्नीचर और काफी सामान साथ लेकर गिरने लगा। तुर्की की राजधानी अंकारा लगातार तेज बारिश की वजह से बाढ़ का कहर झेल रही है, जिसकी वजह से लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए। इस बीच वेनेजुएला में बाढ़ की वजह से एक सोने की खदान धंस गई। खदान में बाढ़ का पानी भरने की वजह से 12 मजदूरों की मौत हो गई, जिनके शव उनके परिवार वालों को सौंप दिए गए। भारी बारिश की वजह से खदान में पानी भर गया, जिसकी वजह से खदान में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई और 12 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। यही नहीं, करीब 124 मजदूर खदान में फंस गए, जिनमें 112 को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वेनेजुएला में सोने की खदानों में होने वाली लापरवाही पर संयुक्त राष्ट्र ने पिछले साल एक रिपोर्ट भी जारी की थी, जिसमें खनन का काम करने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया गया था और नियमों को तोड़ने वालों को चेतावनी दी गई थी। उधर रूस से चीन जा रहा तेल टैंकर यूरोप को एशिया से जोड़ने वाली मिस्र की स्वेज नहर में फंस गया।
इसके बाद भारी जहाज को खींचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 3 नाव वहां बुलाई गईं, जिनकी मदद से इसे बाहर निकाला गया। ये टैंकर कच्चा तेल लेकर रूस से चीन जा रहा था। तभी मिस्र की सुएज नहर पार करते वक्त टैंकर में कुछ खराबी आ गई, जिसके बाद 193 किलोमीटर लंबी इस नहर में 12 किलोमीटर की दूरी के निशान पर पहुंचते ही टैंकर बंद हो गया, जिसकी वजह से नहर का एक रास्ता कुछ घंटों के लिए बंद भी करना पड़ा। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन ने भारी टैंकर खींचने के काम में लाए जाने वाली 3 टगबोट लगाई और उनकी मदद से तेल टैंकर को खींचकर बाहर निकाला गया। इस बीच अमेरिका के सेना प्रमुख मार्क मिले ने दावा किया कि आने वाले कुछ सालों में लड़ाकू विमानों में पायलटों की जरूरत ही नहीं होगी। मतलब जंग में सिर्फ रोबोट या फिर मानव रहित लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे जंग के मैदान में वायुसेना के लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और जवानों के घायल होने की संख्या भी कम होगी। अमेरिका के सेना प्रमुख ने बताया कि अमेरिका पहले से ही थल सेना और नौसेना में रोबोटिक्स का इस्तेमाल कर रहा है और अब जल्द ही वायुसेना में भी रोबोटिक्स का इस्तेमाल करेगा, जिसके बाद लड़ाकू विमानों को ड्रोन की मदद से ऑपरेट किया जाएगा और जंग के मैदान में मानव रहित लड़ाकू विमान ही नजर आएंगे। हालांकि उन्होंने दावा किया कि ऐसा करने में अभी 10 से 15 साल लगेंगे, लेकिन इसके लिए अमेरिका ने तैयारी शुरू कर दी। उधर हैदराबाद से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 10 साल के बच्चे पर एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया। घटना उस वक्त हुई जब वो अपने घर के सामने खेल रहा था, तभी उस कुत्ते ने उस बच्चे पर हमला कर दिया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें वो बच्चा सड़क किनारे एक मोटरसाइकिल के पास बैठा दिखाई दिया। इसी दौरान एक कुत्ता वहां से गुजरता नजर आया। जैसे ही उसकी नजर उस बच्चे पर पड़ी वो उसे दौड़ाने लगा। इस दौरान उस बच्चे ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन उस कुत्ते ने झपट्टा मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसे नोचने लगा। हालांकि किसी तरह उस बच्चे ने खुद को बचाया और चिल्लाते हुए अपने घर में घुस गया। इस घटना में वो बच्चा बुरी तरह घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। आरोप है कि वहां पैसों के लेन देन के चक्कर में एक आदमी को घर बुलाकर गोली मार दी गई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसमें गोली लगने के बाद वो आदमी सड़क पर गिरता दिखाई दिया। वीडियो में 2 आदमी सड़क से जाते दिखाई दिए। इसी दौरान एक आदमी उन दोनों का पीछा करता नजर आया। जैसे ही वो दोनों कुछ दूरी पर पहुंचे, पीछे से आ रहे उस आदमी ने उनमें एक पर गोलियां चलाई और मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। पैसे के लेन देन में विवाद के कारण उसको गोली मारकर घायल कर दिया गया। हालांकि अस्पताल में भर्ती घायल शख्स ने कुछ देर बाद दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। इस बीच भारत और अमेरिका ने रक्षा क्षेत्र में बड़ी डील कर ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन के बीच दिल्ली में बैठक हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच डिफेंस इंडस्ट्री में सहयोग के लिए अगले कुछ सालों के रोड मैप को लेकर सहमति बनी। इसके साथ ही दोनों देश डिफेंस सेक्टर में नई टेक्नोलॉजी विकसित करने पर फोकस करेंगे। इसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने एक बड़ी बैठक की। वहीं लड़ाकू विमान तेजस के इंजन को भारत में बनाने की डील पर भी बातचीत हुई। अगले महीने प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं, जिसके बाद अमेरिका के साथ कई और डील हो सकती हैं। वहीं राजस्थान के भरतपुर से 2 पक्षों के बीच मारपीट का हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। ये झगड़ा जमीन विवाद की वजह से हुआ, जिसमें करीब 6 लोग घायल हो गए और एक की हालत गंभीर बताई गई, क्योंकि वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाते नजर आए। वीडियो में कई लोग महिला और बच्चों को भी डंडे से मारते दिखे। घटना में कई लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर होने की वजह से उसे जयपुर रेफर किया गया। सारा झगड़ा जमीन विवाद की वजह से हुआ बताया गया और पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली। उधर घटती आबादी से परेशान चीन में आबादी बढ़ाने के लिए कॉलेज के छात्रों को छुट्टियां देने का फैसला किया गया। इन छुट्टियों को लव लीव कहा जा रहा है। आबादी बढ़ाने के लिए चीन की सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है और इसी कड़ी में कॉलेज के छात्रों के लिए 1 हफ्ते की छुट्टी का ऐलान किया गया, जिसका मकसद युवाओं के बीच नजदीकियां बढ़ाना है। क्योंकि पिछले साल चीन की जनसंख्या में 1960 के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। आबादी में आई इस गिरावट ने चीन की सरकार की टेंशन बढ़ा दी, जिसे दूर करने के लिए चीन में 20 अलग अलग तरह की योजनाएं लाई गई। हालांकि चीन ने 1980 से 2015 तक सख्ती के साथ 1 बच्चे की नीति को लागू किया था। दावा है कि इसी वजह से चीन की जनसंख्या में असंतुलन बढ़ गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमुत में रूस की पकड़ कमजोर हो गई, जिसके लिए वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के सैनिकों को जिम्मेदार ठहराया। यानी रूस के जख्मों पर वैगनर चीफ ने नमक छिड़क दिया और वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने दावा किया कि बखमुत के उत्तरी इलाकों में एक बार फिर यूक्रेन ने अपनी जमीन वापस ले ली। मतलब जिस इलाके पर पुतिन की सेना अपना अधिकार बता रही थी, वो उसके हाथ से रेत की तरह निकल गया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमुत के बाकी हिस्सों में भी रूस की पकड़ कमजोर हो गई है। वहीं येवगेनी प्रिगोजिन के मुताबिक ये सब रूस की सेना की लापरवाही की वजह से हुआ। इससे पहले भी वैगनर चीफ रूस के रक्षा मंत्रालय पर कम हथियार देने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने ये तक दावा किया था कि बखमुत में उनके 20,000 सैनिकों की जान जा चुकी है और एक बार फिर वैगनर ग्रुप और रूस की सेना आमने सामने है। उधर यूक्रेन की गोलीबारी के बीच रूस अपने बॉर्डर वाले इलाकों को खाली करवा रहा है। ये दावा बेलग्रेद के गवर्नर ने किया। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से जल्द बॉर्डर वाले इलाकों को खाली करने की अपील की गई, क्योंकि यूक्रेन लगातार बेलग्रेद को निशाना बना रहा है। बेलग्रेद यूक्रेन की सीमा के पास बना रूस का इलाका है।
जहां कई बार हवाई हमले हो चुके हैं, जिसे देखते हुए रूस ने वहां से अपने नागरिकों को निकालना शुरू कर दिया। कुछ दिन पहले रूस ने अपने बॉर्डर वाले इलाकों से बच्चों को निकालने का आदेश दिया था। इस बीच यूक्रेन ने एक बार फिर वहां हमला कर दिया, जिसके बाद रूस अपने बाकी नागरिकों को भी वहां से निकाल रहा है। बेलग्रेड के गवर्नर ने दावा किया कि यूक्रेन के हमलों की वजह से रूस के करीब 4000 लोग अस्थायी घरों में रह रहे हैं। इधर पटना में सरेआम हुई फायरिंग का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। मकान बनाने की वजह से दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ। वो लोग आपस में भिड़ गए। देखते देखते बात इतनी बढ़ गई कि मारपीट कर रहे लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वहां मौजूद एक आदमी हवा में फायरिंग करता नजर आया, जिससे पूरा इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। वहीं फायरिंग के बीच लोग एक दूसरे पर ईंट और पत्थर भी फेंकते दिखे। साथ ही लोगों ने डंडे बरसाने शुरू कर दिए और मकान बनाने की वजह से शुरू हुआ यह मामूली विवाद हिंसक हो गया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान में जुट गई। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। उधर मिस्र और इजरायल की सीमा पर दोनों देशों के सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें इजरायल के 3 सैनिक मारे गए, जबकि मिस्र के 1 जवान की मौत हो गई। इजरायल की सेना ने इसकी पुष्टि की और बताया कि सीमा पर उनके सैनिक ड्रग्स तस्करों को रोकने की कोशिश कर रहे थे। तभी मिस्र के पुलिसकर्मी और इजरायल की फौज के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से इजरायल के 3 सैनिकों की मौत हो गई। वहीं सैनिकों की हत्या को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने आतंकी हमला करार दिया। इस मुठभेड़ के बाद इजरायल और मिस्र दोनों देशों की ओर से जांच के आदेश दे दिए गए। हालांकि इजरायल और मिस्र के बीच लंबे वक्त के बाद सीमा पर ऐसी घटना देखने को मिली, क्योंकि साल 1979 में इजरायल और मिस्र में एक शांति समझौते पर सहमति बनी थी, जिसके तहत दोनों देशों के बीच सीमा पर शांति बनी रहती है और बहुत कम टकराव देखने को मिलते हैं। इधर बिहार के अररिया में दूसरी जाति के लड़के से शादी करने पर एक दुल्हन को उसके मायके वाले जबरदस्ती उठा ले गए। नई नवेली दुल्हन को जबरन मोटरसाइकिल पर ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें 2 लोग उस दुल्हन को उसके ससुराल से जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर उठाकर ले जाते नजर आए। इस दौरान वो चीखती रही, लेकिन लोगों की भीड़ में किसी ने उसकी मदद नहीं की। इस घटना के बाद लड़की के ससुराल वालों ने उसके मायके वालों पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया और लड़की की जान को खतरा बताते हुए थाने में शिकायत दर्ज करा दी। आज तुमको खत्म कर देंगे, जला कर भस्म कर देंगे। ककरा करे बात? हमरा मुन्ना का। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। इधर पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जेलेंस्की ने रूस पर 500 से ज्यादा बच्चों की हत्या करने का आरोप लगाया। यूक्रेन का दावा है कि पुतिन के सैनिकों ने युद्ध शुरू होने के बाद से किसी को भी नहीं बख्शा। मतलब रूस की सेना के सामने जो भी आया उसे मौत के घाट उतार दिया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जेलेंस्की ने दावा किया कि करीब 500 से भी ज्यादा बच्चे इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। कुछ दिन पहले निप्रो शहर में रूस के सैनिकों ने मिसाइल अटैक किया था, जिसकी वजह से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि जब इमारत के मलबे को हटाया गया तो वहां से 2 साल के बच्चे का शव बरामद हुआ, जिसके बाद जेलेंस्की ने बच्चों की हत्या करने का आरोप रूस पर लगाया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन को इस युद्ध में अब तक 13,800 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा अब तक साफ नहीं हो पाया है। उधर उत्तराखंड के चमोली जिले में बर्फीली चट्टान के नीचे दबकर एक महिला की मौत हो गई। एक रोज पहले वहां हेमकुंड साहब के पास बर्फ की एक बड़ी चट्टान टूटकर रास्ते पर गिर गई, जिसकी चपेट में आकर वहां कई लोग फंस गए। बताया गया कि ये सभी लोग हेमकुंड साहब के दर्शन करके लौट रहे थे। हादसे की सूचना मिलने पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने ऑपरेशन चलाकर वहां से 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस दौरान जवानों ने रात भर एक लापता महिला की तलाश की, लेकिन उसे खोज नहीं सके। हालांकि सुबह के वक्त एसडीआरएफ की टीम को उस महिला का शव बर्फ की चट्टान के नीचे दबा हुआ मिला। इधर अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य में टीबी का इलाज न कराने पर पुलिस ने एक महिला को जेल में डाल दिया। वहां की मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक पिछले साल ही जनवरी में महिला के टीबी की बीमारी से संक्रमित होने का पता चला था, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने महिला को आइसोलेशन में रहने यानी दूसरे लोगों से अलग रहकर इलाज कराने के निर्देश दिए थे। लेकिन महिला ने इलाज कराने से इनकार कर दिया। लेकिन अधिकारी महिला और उसके परिवार को इलाज के लिए मनाने की कोशिश करते रहे और उन्हें कानून का सहारा लेना पड़ा, जिसके बाद कोर्ट ने इसी साल मार्च में महिला को गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर दिया। और वारंट जारी होने के 3 महीने बाद टीबी से संक्रमित महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। टीबी एक मरीज से दूसरे लोगों में फैलने वाली बीमारी है। यही वजह है कि ऐसी बीमारियों के लिए वॉशिंगटन में कानून स्वास्थ्य विभाग को सही इलाज कराने के निर्देश देता है। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ईरान मौत की सजा देने के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। इस वजह से ईरान पर मानवाधिकार उल्लंघन का बड़ा आरोप लगा, क्योंकि ईरान में रोजाना 4 लोगों को फांसी की सजा दी जा रही है, यानी हर 6 घंटे में एक आदमी को मौत की सजा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अब तक इस साल 194 लोगों को फांसी की सजा दी गई है। एक मानवाधिकार संगठन के मुताबिक तो ईरान में मानवाधिकार का पालन बिल्कुल नहीं हो रहा। वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि साल 2021 में ईरान में 333 जबकि साल 2022 में 582 लोगों को फांसी की सजा दी गई।
यानी 2022 में हुए हिजाब के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान वहां फांसी की सजा में इजाफा हुआ। ईरान शरिया कानून को मानने वाला देश है, जिसकी वजह से ईरान में कानून तोड़ने वालों को मौत की सजा ज्यादा दी जाती है। इधर आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के सामने चीन ने एक बार फिर कर्ज वाला चारा फेंक दिया। चीन के मीडिया के मुताबिक उसने कोलंबो और हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप करने का प्रस्ताव श्रीलंका को दिया, जिससे चीन श्रीलंका पर अपनी पकड़ और मजबूत कर सके। इसके साथ ही वो भारत की जासूसी भी कर सके। इसलिए चीन ने हम्बनटोटा और कोलंबो पोर्ट डेवलप करने वाला नया प्लान बनाया, क्योंकि हम्बनटोटा वही बंदरगाह है जिसे चीन ने ही बनवाया है और उस पर इतना पैसा बहाया कि श्रीलंका चीन के कर्ज के मकड़ जाल में बुरी तरह फंस गया, जिसकी वजह से श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए थे। जिसके बाद भारत की मदद से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था थोड़ी ठीक हुई, लेकिन चीन को जैसे ही पता चला कि भारत श्रीलंका के करीब आ गया है तो चीन फिर से श्रीलंका को कर्ज देने के लिए तैयार हो गया, ताकि श्रीलंका को वो अपनी तरफ ही रख सके। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। आरोप है कि वहां गांव के बीच में डंपिंग ग्राउंड बनाने की शिकायत करने वाले एक शख्स के साथ गांव के मुखिया और उसके साथियों ने मारपीट की, जिसके बाद गांव के लोगों ने उनके घर पर धावा बोल दिया और दोनों तरफ के कई लोग आपस में बुरी तरह उलझ पड़े। हालात ऐसे हो गए कि लोग अपनी छतों से पत्थर बरसाते दिखाई दिए। इसके अलावा कुछ लोग तो दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठियों से हमले करते भी नजर आए। आरोप है कि गांव के एक आदमी ने कचरे के निपटारे के लिए बनाए जा रहे डंपिंग ग्राउंड के बारे में शिकायत की थी, जिससे ग्राम प्रधान भड़क गए और उस आदमी से मारपीट पर उतर आए। इस दौरान लड़ाई शांत कराने आए पुलिस वालों को भी भीड़ ने नहीं छोड़ा। बताया गया कि इस मारपीट में दोनों तरफ के कई लोग घायल हुए। वहीं पुलिस ने वहां से आए वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी। उधर सूत्रों ने दावा किया कि महाराष्ट्र में शिंदे मंत्रिमंडल के कई ऐसे मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है जो विवादों में रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि 19 जून को महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, जिसके बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अमित शाह की बात हुई, जिसके लिए एकनाथ शिंदे रात में ही दिल्ली पहुंचे। उनकी देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह की मुलाकात की तस्वीर भी आई, जिसके बाद अटकलें लगी कि 19 जून को शिंदे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों ने दावा किया कि इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में विवादों में रहे मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। इसके अलावा कुछ महिलाएं भी मंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। कॅबिनेटच्या बद्दल देखील सकारात्मक चर्चा झाली। लेकिन महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार के लिए शिंदे के दिल्ली आने पर उद्धव गुट वाली शिवसेना ने तंज कस दिया। आपको एक्सपेंशन करना है ना आपकी पार्टी का, अब कैबिनेट का यहाँ बैठकर करो, हिम्मत है तो। सूत्र बता रहे हैं कि इस बार मंत्रिमंडल में शिंदे गुट के 8 और बीजेपी के 3 विधायक शामिल हो सकते हैं। इस बीच फ्रांस के एनसी में पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को जबरदस्त बेइज्जती का सामना करना पड़ा। बताया गया कि पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ वहां अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां मनाने पहुंचे थे, लेकिन वहां उनका सामना एक ऐसे शख्स से हो गया जिसने पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को सड़क पर ही गालियां देना शुरू कर दिया। उसने अफगानिस्तान में पहले जिहाद के लिए बाजवा को आरोपी बताते हुए उन्हें जमकर कोसा। उसके बाद उसे वहां से हटाने के लिए बाजवा ने पुलिस को बुलाने की भी धमकी दी थी, लेकिन उस शख्स ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। जिसके बाद इस वीडियो को पाकिस्तान के कई पत्रकारों ने ट्वीट करते हुए फ्रांस की सरकार से उस आदमी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। उधर अफ्रीकी देश सोमालिया में अल शबाब नाम के आतंकी संगठन ने युगांडा के 54 सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। युगांडा के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि आतंकी संगठन अल शबाब के लोगों ने सोमालिया में मौजूद उनकी सेना के एक अड्डे पर जोरदार हमला बोला, जिसमें युगांडा के 54 सैनिकों की जान एक ही झटके में चली गई। युगांडा के राष्ट्रपति युवेरी मुसेवेनी के मुताबिक उनके सैनिक सोमालिया में शांति स्थापित करने के लिए तैनात किए गए थे, जिनकी शहादत के बाद उन्होंने अल शबाब से इसका बदला लेने का ऐलान भी कर दिया। अल शबाब को अफ्रीका के तालिबान कहा जाता है, जिनकी युगांडा से कई साल पुरानी दुश्मनी है। माना जा रहा है कि इसी वजह से उन्होंने सोमालिया में मौजूद युगांडा के सैनिकों के ठिकाने पर हमला किया और उन्हें मौत की नींद सुला दिया। इस बीच परमाणु ताकत बनने के लिए लगातार कदम बढ़ाते ईरान की वजह से अमेरिका और यूरोप के देशों की चिंता बढ़ गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका और ब्रिटेन उसे रोकने के लिए जल्द ही कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, जिसके लिए अमेरिका और यूरोप के देशों के बीच बातचीत जारी है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि ईरान के परमाणु ताकत से लैस होते ही दुनिया में बड़ी जंग छिड़ सकती है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में कुछ दिन पहले यह दावा किया गया कि ईरान परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम भारी मात्रा में जुटा चुका है, जिसका मतलब यह कि वो परमाणु ताकत बनने के और करीब पहुंच गया, जिससे अमेरिका और यूरोपीय देशों की चिंता बढ़ गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसी वजह से अमेरिका समेत कई देशों ने उस पर लगाम लगाने की तैयारी तेज कर दी। उधर पाकिस्तान में सैन्य संस्थानों पर हमला करने वाले इमरान खान के समर्थकों को 10 साल की सजा हो सकती है, जिनमें हिंसा करने वाली महिलाएं भी शामिल हैं। ये दावा पाकिस्तान के मीडिया ने शहबाज शरीफ के एक करीबी के बयान के आधार पर किया। इस मामले में शहबाज सरकार ने सैन्य संस्थानों पर हमले के मास्टरमाइंड का पता लगाने के आदेश दे दिए हैं, जिसके लिए पाकिस्तान की सरकार ने कमेटी भी बनाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के करीबी अताउल्ला तारड़ ने बताया कि बीती 9 मई को सैन्य संस्थानों पर हमला करने वाली महिलाओं को 10 साल की सजा मिलेगी। 9 मई को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किया गया था,
जिसके बाद पाकिस्तान के कई इलाकों में इमरान समर्थकों ने आगजनी और हमले किए थे। इस बीच आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर कश्मीर का माहौल बिगाड़ने के लिए नई साजिश रची। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों को खास तौर पर ग्रेनेड और AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी गई, जिसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI आतंकियों के साथ मिलकर किसी बड़ी साजिश पर काम कर रही है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के सोलनवाली गांव में ट्रेनिंग दी गई, जो LOC के करीब है। इस जगह को इसलिए चुना गया ताकि आतंकियों को न केवल सीमा पार कराना आसान हो, बल्कि वहां तैनात भारत के सैनिकों पर भी नजर रखी जा सके। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक घुसपैठ के लिए आतंकियों को लेकर पाकिस्तान लॉन्च पैड पर पहुंच चुका है और मौके की ताक में है। इन आतंकियों को करीब 1.5 महीने तक ट्रेनिंग दी गई, जिसमें इन्हें खास तौर पर ग्रेनेड अटैक और AK-47 चलाने की ट्रेनिंग दी गई। खबर तो यह है कि कश्मीर में आतंकी संगठनों का कमजोर होना ISI की छटपटाहट की सबसे बड़ी वजह है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि ताइवान पर हमला करने के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी नौसेना को मजबूत करने में जुटे हैं। जिनपिंग ने चीन की नौसेना का बजट बढ़ा दिया और खतरनाक युद्धपोत और पनडुब्बियों को नौसेना के बेड़े में शामिल कर दिया, क्योंकि वो ताइवान की अमेरिका के साथ बढ़ती नजदीकियों से तिलमिलाए हुए हैं। असल में ताइवान खुद को आजाद देश बताता है, तो चीन का कहना है कि ताइवान उसका ही हिस्सा है। लेकिन चीन की दादागिरी और मनमानी पर अमेरिका ने नकेल कस ली और ताइवान को लगातार सैन्य मदद पहुंचाई। अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत ताइवान की समुद्री सीमा की सुरक्षा में मदद करते हैं। यही वजह है कि शी जिनपिंग अपनी नौसेना की ताकत को लगातार बढ़ा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक चीन ने बीते 10 साल में अपने युद्धपोतों की संख्या 250 से बढ़ाकर 355 कर दी और वो दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति बन गया। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2025 तक नौसेना में कुल 400 युद्धपोत शामिल करने का लक्ष्य रखा है। इस बीच यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए पुतिन की सेना ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है, जिसके लिए रूस ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि ईरान का ये एक ऐसा हथियार है जो न सिर्फ आसमान से मिसाइल दागने की ताकत रखता है, बल्कि खुद भी एक बम की तरह टारगेट पर फटता है। यूक्रेन की सेना का दावा है कि रूसी सेना के पास बड़ी संख्या में शाहिद 136 ड्रोन मौजूद है, जिससे वो लगातार कीव और उसके आसपास के इलाकों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन का कहना है कि रूसी सेना इस ड्रोन की मदद से नेटो देशों से मिले मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की कोशिश में है, क्योंकि उसे यह पता है कि जब तक यूक्रेन के पास पेट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, तब तक कीव पर कब्जा करना नामुमकिन है। इसीलिए रूस लगातार ड्रोन अटैक कर यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करने में जुटा है। इधर बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर टोल कर्मचारियों के साथ अचानक कुछ लोगों का झगड़ा शुरू हुआ, जिसमें टोल प्लाजा के एक कर्मचारी की मौत हो गई। झगड़ा तब शुरू हुआ जब टोल प्लाजा पर आई एक कार में बैठे कुछ लोगों ने टोल देने से इनकार कर दिया और टोल प्लाजा के कर्मचारियों से बदतमीजी करनी शुरू कर दी। टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरे की तस्वीरों में हंगामे और मारपीट की घटना रिकॉर्ड हो गई। हाईवे पर टोल प्लाजा के कर्मचारियों को कुछ लोग काफी देर तक पीटते रहे। इसी हंगामे के बीच एक कर्मचारी के सिर पर हॉकी स्टिक से वार किया गया, जो उसकी सांसें थमने की वजह बन गया। घटना का वीडियो सामने आने के बाद हंगामा खड़ा हो गया और कर्नाटक पुलिस CCTV फुटेज में दिख रहे लड़कों की तलाश में जुट गई। एक पत्थर को निशाना साध कर छोड़ा गया, एक पत्थर को निशाना साध कर छोड़ा गया। आईना टूटा नहीं था, आईना तोड़ा गया। सौभाग्य की एक बात कही विनय ने, देखकर हालात जिंदा सिर किनारे हो गए। सर कटे इंसान के सिर ठीकरा पोड़ा गया। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।